आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन न्यूज में। मैं हूं तनीषा शर्मा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण किया। वह बच्चों और पाटन ब्लॉक में संचालित अन्य स्वामी आत्मानंद स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों से चर्चा भी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक और नया आयाम जोड़ते हुए पाटन निवासियों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात दी। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल के बच्चों से मुलाकात की और नन्हे बच्चों से संवाद करते हुए उनके अनुभवों को जाना। कुछ बच्चों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कुछ प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं को शांत भी किया। बच्चों के साथ संवाद के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र में चल रहे अन्य स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य व शिक्षकों से मुलाकात की और स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने का प्रयास किया। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य व शिक्षकों के द्वारा दी गई जानकारी से और स्कूल की अब तक की उपलब्धियों की जानकारी लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने का उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना है। योजना है जिसके लिए एडमिशन के लिए इतना मारामारी, कभी हम लोग डीपीएस के लिए और दूसरे अंग्रेज जो राष्ट्रीय स्तर पे जो स्थापित जितने संस्थाएं उसमें एडमिशन के लिए मारामारी सुनते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन की इतना मारामारी और हमने सिस्टम बना के रखा है ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। पाटन ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव भवन की सौगात दी, जिसको लेकर उन्होंने भूमि पूजन भी किया। पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं के लिए बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन ब्लॉक के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राजीव भवन की सौगात देते हुए भूमि पूजन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे विधि विधान के साथ नए कांग्रेस भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशैली से प्रभावित लोगों ने कांग्रेस प्रवेश भी किया, जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफा भेंट करते हुए उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। भूमि पूजन के दौरान पाटन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के द्वारा राजीव भवन की सौगात दिए जाने पर उनका आभार व्यक्त किया। आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के वार्षिक अधिवेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां उन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए उनकी मांगों को पूर्ण करने का भरोसा भी दिलाया। आदिवासी गोंड समाज का वार्षिक अधिवेशन बुधवार को पाटन में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में बतौर विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए, जिनका आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के द्वारा जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के वार्षिक अधिवेशन में शामिल होने पर उनका आभार जताया और समाज की जरूरतों से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अवगत कराते हुए सामाजिक भवन में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। इस मौके पर आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के लोगों को बस्तर के बदलते स्वरूप की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों को आर्थिक रूप से सबल बनाने प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्हें शिक्षित होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में आदिवासियों के द्वारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना किए जाने की मांग से भी उपस्थित लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने वार्षिक अधिवेशन में रखी गई समाज की मांग को भी सहजता से स्वीकार करते हुए पूर्ण करने की बात कही। तो आदिवासी संस्कृति हमारी सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे प्राचीन, उसके बाद दूसरा संस्कृति आया है। आदि संस्कृति हमारा सबसे पुराना, ये राजपाट तो 600 साल रहे, लेकिन आदिवासी में हजारों साल से यहाँ राज निवास कर और इन्हें प्रकृति के साथ वो संबंध है, उकर मन के जनता आगामी है, देवगुरी है, देवघर है। जिला मना बस्तर में 2400 देवगुरी स्वीकृति प्रदान करें और 2400 में 1200 बन गए, 1200 अभी निर्माणाधीन है। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल के निर्देश पर नाला सफाई का वृहद
अभियान नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में बारिश पूर्व चलाया जा रहा है। भिलाई नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने वैशाली नगर क्षेत्र के बुद्ध विहार कॉलोनी में नाला सफाई का जायजा लिया। जब निगम आयुक्त स्पॉट पर पहुंचे तब नाला सफाई चैन माउंटेन के माध्यम से की जा रही थी। काफी समय से इस बड़े नाले की सफाई नहीं की गई थी। नाला मलबा से पूरा भर गया था और निकास में काफी दिक्कतें आ रही थी। बारिश के दिनों पर यहाँ जल भराव की समस्या उत्पन्न होती थी, जिसकी वजह से आज इसे अभियान चलाकर साफ किया गया और नाला से निकलने वाले मलबे को भी हटाया गया। नाला से लगे पुल के नीचे मलबा जम गया था। इस पुल के नीचे 3 अलग अलग पाइप होने के कारण सफाई करना मैनुअली कठिन था। जेटिंग कम सेक्शन यूनिट मशीन का सहारा लिया गया। इस मशीन के पाइप से इतना वृहद मात्रा में प्रेशर निकला कि पुल के नीचे की सफाई महज आधे घंटे में हो गई। आसपास के रहवासी काफी दिनों से इस नाले की सफाई की मांग कर रहे थे। महापौर ने इसे संज्ञान में लेकर अधिकारियों को सफाई के निर्देश दिए हैं। केरल की सड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो की खास बात यह है कि एक लड़की साड़ी पहनकर शानदार स्केटिंग करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव अभयारण्य में पेड़ों की कटाई मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बाबा साहब टी.एस. सिंहदेव उस क्षेत्र के विधायक हैं। अगर वे नहीं चाहते तो वहां पेड़ क्या एक डंगाल भी नहीं कटेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान टी.एस. सिंहदेव के हसदेव अरण्य दौरे के बाद आया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर में पत्रकारों के सवालों पर कहा कि इस मामले में हमारे बाबा साहब का भी बयान आया है। इससे पहले सिंहदेव ने सरगुजा के हरिहरपुर गांव जाकर हसदेव अरण्य में खनन परियोजनाओं का विरोध कर रहे ग्रामीणों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि घने जंगलों का विनाश करके कोयला खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर ग्रामीण एक राय रहें तो उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता। वहीं बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं, टी.एस. सिंह इस्तीफा दें और आदिवासियों के साथ धरने पर आएं। टी.एस. सिंहदेव ने ट्वीट कर सीएम का आभार जताया है। लगभग 100 दिन से लगातार आंदोलनरत ग्रामीणों की बात पर उन्होंने अपने पक्ष में सहमति व्यक्त की है। आंदोलन से इतना असर हो रहा है, लेकिन आंदोलन भर में खतरा है कि फिर भी आपका जमीन जा सकता है। जमीन रुकेगा कैसे? एक हो जाइए, एक होके खड़े हो जाइए। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे, कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। बाबा साहब का भी बयान आया है, पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक के बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल नहीं कटेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में भारतीय प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने सौजन्य मुलाकात की। विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बॉक्सिंग के खेल को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। विजेंद्र सिंह भारत के ऐसे पहले बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में कई पदक जीते हैं। विजेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच कराने का आग्रह किया, जिस पर मुख्यमंत्री बघेल ने रायपुर में मैच कराने की सहमति दी। इस मैच में विजेंद्र सिंह का मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज से होगा। विजेंद्र सिंह ने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। दुर्ग नगर निगम के समस्या निवारण शिविर का बुधवार को समापन हुआ। अंतिम शिविर निगम के कातुल बोर्ड वार्ड में लगाया गया, जहां शहर विधायक अरुण वोरा व दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल मौजूद रहे। शिविर के अंतिम दिन का इंडियन न्यूज की टीम ने जायजा लिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं दुर्ग नगर निगम के जन समस्या निवारण शिविर में। मैं आपको बता दूं कि पिछले पखवाड़े भर से दुर्ग नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में जाकर जन समस्या निवारण शिविर लगाया जा रहा है, जहां लोगों की समस्याएं जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि दुर्ग नगर निगम के जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, जैसे ये राशन कार्ड
का एक स्टॉल लगाया हुआ है जहाँ पे राशन कार्ड से संबंधित जो आवेदन है वो लिए जा रहे हैं और पूरे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि लोगों को उनके राशन कार्ड जैसी समस्याओं से तुरंत निराकरण मिल सके। लाइसेंस शाखा है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, गुमास्ता लाइसेंस, ऐसी जो तमाम जिनके लिए लोग दुर्ग नगर निगम के चक्कर काटा करते थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सब अधिकारी मौजूद हैं ताकि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके। नगरीय प्रशासन विभाग एक तरह से लोगों के दरवाजे तक पहुंचा है और उनकी तमाम जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं जिन्हें वो हल कराने के लिए नगर निगम के चक्कर काटते हैं, उसे लेकर यहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दुर्ग नगर निगम के महापौर श्री धीरज बाकलीवाल जी और शहर विधायक अरुण वोरा भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और लगातार उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, यहाँ किस तरह की शिकायतें यहाँ पे आपके पास पहुँच रही हैं? ये क्या है, आउटर एरिया है, नया निर्माण नाली वगैरह की, जल भराव की ये शिकायत है यहाँ। तो जैसे इनकी शिकायतें जो आ रही हैं नलों से संबंधित आ रही हैं या सड़क से संबंधित आ रही हैं, इनकी जो निराकरण करने का किस तरह से प्रयास किया जाता है यहाँ पे? हमारा विद्युत संबंधी जो शिकायत आता है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, उसका तत्काल निराकरण हो जाता है। जल संबंधी भी जो है अमृत मिशन के कारण इतना काम हुआ है कि उसकी शिकायत लगभग न्यूनतम है। कुछ लोग जो वंचित रह गए नल से वो चाहते हैं कि नया कनेक्शन मिले। तो जैसा कि आपने देखा, नल जल संबंधी और विद्युत संबंधी शिकायतें यहाँ पर पहुँचती हैं और उनका अधिकारी निराकरण करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप किस तरह का आवेदन ले रहे हैं यहाँ पे। राशन कार्ड जैसे कि राशन कार्ड में किसी प्रकार का संशोधन, दुकान क्रमांक परिवर्तन या नया राशन कार्ड APL या BPL चाहे जो भी हो, ऐसा टाइप का। त्वरित निराकरण के लिए क्या करते हैं इसके लिए? त्वरित निराकरण के लिए जैसे किसी राशन कार्ड में नाम काटना है या जोड़ना है तो यहाँ तुरंत हो जाता है ना। और जैसे कि APL या BPL के लिए आवेदन जो दे रहे हैं उसका निराकरण निगम में होगा, क्योंकि कार्ड वहाँ बनेगा, है ना, फूड ऑफिस भेजेंगे वहाँ से। तो इस तरह से राशन कार्ड की समस्या का भी यहाँ पे अधिकारी तुरंत मौके पर मौजूद रहकर इनकी समस्याओं का, लोगों की जो हितग्राही यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। मैं आपको ले जा रहा हूँ, ये लाइसेंस शाखा है, यहाँ पे लाइसेंस के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं और अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। महोदय बताएंगे कि किस तरह के ये आपके शाखा में किस तरह के आवेदन लिए जाते हैं? हमारे शाखा में बाजार विभाग से गुमटी आवंटन के संबंधित दुकानों का कोई मांग करता है तो उस संबंधित आवेदन लेते हैं। क्या त्वरित निराकरण हो पा रहा है? हाँ, जैसे कोई गुमटी वगैरह के लिए आवेदन मांग करता है तो उसका त्वरित इस टाइप का निराकरण करते हैं। भाई जैसे हमारे पास वर्तमान में कोई नया गुमटी आवंटन की प्रक्रिया में भी नहीं है। जैसे ही नया गुमटी का शासन द्वारा कोई निर्धारित हो जाता है तो उस स्थिति में उसको प्रथम दृष्टि से उसको मान्य करके दिया जा सकता है। तो मैं आपको जैसा बता रहा हूँ कि देखें कि आपने इन्होंने बताया हमको कि बेरोजगारों के लिए गुमटियों का भी यहाँ पे आवेदन लिए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी रोजगार से जोड़ा जाए। मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए शहर विधायक अरुण वोरा जी यहाँ बैठे हैं, महापौर जी यहाँ बैठे हैं और लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। आप यहाँ समस्या लेके आई हैं, क्या समस्या है आपकी? पट्टा के लिए क्या चाहते हैं आप? पट्टा बने, हमरो घर बने, उन्हें सके के आवास वाले। हाँ ना, अभी कच्चा घर में, हाँ, खपरा छानी वाले हरे तो पट्टा के लिए आए, 2-3 बार भर डरे, पट्टा आए नहीं अभी तक। ये नगरीय प्रशासन विधायक महोदय यहाँ बैठे हैं, महापौर जी बैठे हैं, इनके बीच में पहुँचे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? मिल ही पट्टा कई उम्मीद करके आए हैं। तो लोगों की उम्मीदें भी हैं कि जिस तरह से नगरीय प्रशासन विभाग यहाँ पहुँचा है तो उन्हें यह उम्मीद जरूर है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। सर, किस तरह की समस्या लेके आए? अतिक्रमण और गार्डन और EWS की ज़मीन बेच दिया है। हाँ, 4 साल से घूम रहा हूँ मैं। तो आप ये शिविर में आप पहुँचे हैं, क्या उम्मीद? फिर से पुनः शिकायत किया हूँ, उम्मीद है कि साल निकल जाए। 4 साल से घूम रहा हूँ, ये 5वां साल और है। तो शिविर से क्या उम्मीद है? हाँ, बस आवेदन दिया हूँ, कोई किसी की नींद खुल जाए। अभी सब सोए पड़े हैं, नींद खुल जाए किसी की। विधायक, पार्षद सब हैं, महापौर भी है, सबके पास आया हूँ, नींद खुल जाए। अभी तक मेरे तरफ नगर निगम अभी तक सोया पड़ा है। तो ये जागरूक नागरिक भी यहाँ पहुँच रहे हैं जो चाहते हैं कि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में जो जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है वो अतिक्रमण ना हो। तो इनकी जो मंशा है वो साफ है कि
एक तरफ से ना अतिक्रमण हो और जो समस्याएं इनकी हैं वो दूर हों। मैं दिखा रहा हूँ विधायक जी यहाँ बैठे हैं। विधायक जी, जिस तरह से ये जन समस्या निवारण का शिविर का आयोजन किया जा रहा है और ये अंतिम शिविर है, इसका कितना लोगों को लाभ मिल रहा है और कितने लोग इससे फ़ायदेमंद रहेंगे, जैसे मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है? देखिए, हमारे सरकार की मंशा स्पष्ट है, लोगों को उनका अधिकार मिले, शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, नगर निगम का क्षेत्र हो। नगर निगम में भी बहुत सी ऐसी योजनाएं संचालित है जिसका सीधा संबंध आम आदमी से है, जैसा पेंशन से संबंधित जैसी बात हो, पट्टे से के संदर्भ में हो, और आपके प्रमाण पत्र बनाने की बात हो, जो जितनी भी जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े कार्य हैं, उन कार्यों का त्वरित निराकरण किया जाए। नगर निगम के द्वारा 1 माह से जन समस्या निवारण शिविर चलाया गया। इस शिविर में मैं भी लगभग सभी शिविर में उपस्थित रहा। महापौर जी रहे और वहाँ के जितने की वार्ड पार्षद हैं, 60 वार्ड के, हमारे पक्ष के हो विपक्ष के हो, सभी पार्षदों ने अपनी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की और वार्ड के मतदाता भी हम लोगों के बीच में यहाँ आए। अधिकारियों के पास उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। जिस समस्या का त्वरित निराकरण किया जा सकता था उसे त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए। लोगों को राशन कार्ड मिला, जिसके लिए भटकाव की स्थिति बनी रहती थी, वो बंद हुई। अभी हमारा ये कहना है, स्पष्ट कहना है अधिकारियों से कि वे यहाँ समस्याएं सुनने के बाद वे लोगों के बीच में जाएं और लोगों जो समस्याएं हमारी आई है उसको आप सूचीबद्ध करें, और सूचीबद्ध करने के बाद जिन जिन वार्डों में ज़्यादा समस्याएं हैं वहाँ पर स्थल पर रहकर, ऑफिस में नहीं, स्थल पर रहकर उसका निराकरण करें। और जो राज्य शासन ने राशि स्वीकृत की है निर्माण कार्यों के लिए, क्योंकि निर्माण से संबंधित भी बहुत से काम आए। अभी आप देख रहे हैं सामने बरसात है, बहुत से वार्डों में साफ़ सफाई का भी अभाव दिखलाई दे रहा है, तो वहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, नालों की सफाई होनी चाहिए, और नाले जब सफाई होंगे तो बाढ़ की पानी के भराव की स्थिति कम होगी। इसको भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। और पट्टे की जहाँ तक बात है, हमने कहा है कि ये पट्टों का जो जो पात्रता रखते हैं उनको देने में विलम्ब न किया जाए, क्योंकि ये हमारे सरकार की योजना है। कांग्रेस ही पट्टा देती है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोग भटकते रहे लेकिन उनको बसेरा नहीं मिला। कांग्रेस बसेरा देती है और बसेरा हम देंगे, और जो पात्रता नहीं रखते हैं उनके पट्टों का परीक्षण किया जाएगा और उन्हें भी पट्टा दिया जाएगा। और जो तालाब के किनारे बसे हैं उसके लिए भी परीक्षण किया जा रहा है, ताकि एकदम जो तालाब के किनारे आगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट ना किया जाए। उसकी जो दूरी को देखते हुए हमने अधिकारियों से कहा है कि आप उसकी दूरी को देखें, और जो वहाँ पर 50 सालों से काबिज हैं उनको कुछ नहीं हो रहा तो फिर अभी क्या होगा, तो इसको देखें और वहाँ पर उन्हें भी पट्टा प्रदान करें। तो स्पष्ट है, शहर विधायक अरुण वोरा जी ने साफ कर दिया है और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। हमारे साथ निगम महापौर जी मौजूद हैं। निगम महापौर जी, जिस तरह से शहर में आपने जन समस्या निवारण शिविर लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी, तो लोगों तक पहुँचे हैं आपको जानकारी हो गई है कि पूरे नगर में किस तरह की वार्डों में समस्याएँ हैं और वो बेहतर हों? भैया, इसका उद्देश्य ये था कि जनता के बीच में पहुँचना, और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जब हम पहुंचते हैं तो ज़्यादा जितने हम नज़दीक जाते हैं हमको वहाँ की समस्याओं के बारे में पता चलता है। जैसे कि लगभग 9 मई से 8 जून तक ये शिविर चला। लगभग सभी वार्डों में माननीय विधायक जी के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ के स्थानीय पार्षद, हमारे MIC के प्रभारी साथ में रहे। तो मूल जो सामने आया है वो पट्टा को लेके जो विषय ज़्यादा सामने आया है। राशन कार्ड का जो जितने भी हमारे पास आवेदन है उसका हमने तुरंत निराकरण किया। पेंशन को लेके और अपना नामांतरण को लेके लगभग जो ज़्यादा आया वो लगभग 2000 के आसपास का पट्टे को लेके आवेदन आए हैं, जिसका भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरलीकरण किया है। माननीय विधायक जी ने भी स्पष्ट ये निर्देश दिया है कि जो पात्रता रखते हैं उनको तुरंत पट्टा का प्रावधान कराया जाए। आप पूरी तरह से यहाँ पे लोगों के संपर्क में आए हैं, कि ये उम्मीद की जा सकती है समस्याओं को सुनने के बाद कि आने वाले समय में दुर्ग नगर निगम जीरो समस्याओं से रहे? देखिए, समस्या का मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी ख़त्म हो जाए। ये लगातार उत्पन्न होती है नई समस्या, फिर उसका निराकरण होता है। आप देखे होंगे कि पहली बार इस जन समस्या निवारण शिविर में लगभग नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी पूरे सिस्टम के साथ बैठे हैं।
कि तुरंत हमको जो चीज़ हम जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, क्या बोलते राशन कार्ड, हम यहाँ पे तुरंत प्रोवाइड कर रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि उनको निगम का चक्कर काटना पड़ रहा है, यहाँ आवेदन दे रहे हैं, हम तुरंत उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। उपदेश साफ है और बहुत ही पवित्र मन से है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हम समस्याओं का निवारण कर सकें। तो निगम प्रशासन ने जिस तरह से शिविरों का आयोजन किया और लगातार लोगों की समस्याएं सुनी, तो उससे यह उम्मीद तो ज़रूर है कि लोगों को उनकी समस्याओं से निजात मिलेगी। और मुख्यमंत्री की जो मंशा रही कि लोगों के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, तो उस पर भी यह सफल साबित होगा। इंडियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ हर पल, हर क्षण और हर सच को लिए मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग ने कलेक्ट्रेट के सामने फ्लाईओवर के नीचे अपनी मांग, जातिगत जनगणना सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री सतीश साहू ने कहा है कि प्रदेश में आधी आबादी होने के बाद ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण दिया जा रहा है। कई प्रदेशों में तो इसका अनुपात इससे भी कम है। ओबीसी वर्ग की नौकरी व आरक्षण में सरकार ने क्रीमी लेयर लगाया है। इसमें कृषि और आय को भी जोड़ दिया गया है। उन्होंने क्रीमी लेयर हटाने की मांग की है। कहा कि अन्य रेजिमेंट की तरह अहीर, गुर्जर तथा अन्य जातियों को भी रेजिमेंट बननी चाहिए। ओबीसी वर्ग के उत्थान व विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाए। साथ ही कहा कि ओबीसी वर्ग के लिए कॉलेजियम प्रणाली लागू करने के साथ ही महिलाओं को अलग से आरक्षण देने, प्राइवेट सेक्टर में 50% आरक्षण, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा तथा देश में निजीकरण बंद करने की मांग करने की बात कही है। जातिगत जनगणना जातीय आधार पर होने से आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक की सही पहचान होगी। इससे सही लोगों को ही आरक्षण मिलेगा। उसके हिस्से का आरक्षण कोई और जाति का नहीं ले जा सकेगा। सरकार के पास पूरा ब्यौरा होगा और उसी के आधार पर आरक्षण दिया जा सकेगा। ऐसे जितने भी सार्वजनिक उपकरण जिसको बेचने का उपक्रम किया जा रहा है, वो सीधे सीधे रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार से वंचित करने का प्रयास है, क्योंकि निजीकरण क्षेत्र में कहीं पर भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। ये हमारे साथ साथ अन्य वर्गों के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि इससे रोजगार खत्म होगा और पिछड़े वर्ग के लोग रोजगार से वंचित होंगे निजीकरण होने से। तो हम सब निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार सार्वजनिक संस्थाओं को अपने बलबूते पर चलाए, किसी को बिकने ना दे, नया बनाए। और अन्य भी मांग है जिसको पूरा करने का हम ज्ञापन माननीय आने वाले समय में हम जनता की भलाई के लिए लगातार संघर्ष करेंगे और पिछड़े वर्ग विभाग के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष करेंगे और लोगों को उनको न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर जिले के 9 ब्लॉक के मनरेगा कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे 66 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते दिनों राज्य सरकार ने 21 मनरेगा कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। पूरे प्रदेश भर में पिछले 66 दिनों से मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते जिले भर में संचालित मनरेगा के काम ठप पड़े हुए हैं। आलम यह है कि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा में काम नहीं मिलने के चलते लोग पलायन भी कर रहे हैं। मनरेगा कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहला, नियमितीकरण करने की मांग। दूसरा, नियमितीकरण होने तक समस्त रोजगार सहायकों का वेतनाम निर्धारण करते हुए मनरेगा कर्मचारियों पर पंचायत नियमावली लागू करने की मांग। पिछले 66 दिनों से मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा उनकी प्रमुख 2 मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उल्टे राज्य सरकार ने 21 एपीओ अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। प्रदेश भर में कार्यरत लगभग 12,700 मनरेगा कर्मचारी अधिकारियों ने अपना सामूहिक इस्तीफा राज्य सरकार को दिया। कहा कि जब तक सरकार का कोई सकारात्मक पहल
मनरेगा को लेकर नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। हमारा हड़ताल जो है 65 दिन हो चुका है और वादा निभाओ रैली के लिए अपन शनिवार को रैली निकाले थे और हमारे 21 जो एपीओ साथी हैं, मतलब अधिकारी है वो जिले के सहायक परिवहन अधिकारी, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो उनके विरोध में, मतलब बर्खास्ती के विरोध में हमने रैली निकाला था जो काफ़ी बढ़िया सफल रहा और 12,731 जो हमारे मनरेगा का अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सामूहिक इस्तीफा हमने सरकार को दिया है ना। राज्य स्तर पे हमारे जितने मनरेगा कर्मचारी हैं 12,731 सभी का सामूहिक इस्तीफा हमने राज्य सरकार को सौंपा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गरियाबंद जिले के किडनी रोग पीड़ित गांव सुपेबेड़ा चौथी बार पहुंचे। हेलीकॉप्टर से उतरते ही स्वास्थ्य मंत्री सुपेबेड़ा में बनने जा रहे करीब 61 लाख के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की आधारशिला रखी। फिर यहां मौजूद उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और गांव में चौपाल लगाकर किडनी रोग प्रभावित परिवार से सीधी बात की। पीड़ित परिवार ने आंध्र सरकार के तर्ज पर प्रभावित परिवार को आर्थिक मदद की मांग किया। घोषणा के 3 साल बाद भी नहीं पहुंच सके तेल नदी के साफ पानी की एक बार फिर मांग उठी। पीड़ित परिवार के अलावा मनरेगा कर्मी, शिक्षक संघ व अन्य समस्याग्रस्त लोगों की भीड़ आवेदन देने के लिए जुटी रही। मंत्री ने दोनों बड़े मुद्दों पर सरकार स्तर पर पहल होने की बात भी कही। टीम जिनको भेजा गया था दक्षिणी भारत में जहां और ऐसे गांव हैं जहां सीकेडी के मामले हैं, वहां उन लोगों ने बताया कि 15,000 रुपये महीने मिलते हैं। तो ये प्रस्ताव मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा और आगे अगर सीकेडी मिल पाएगी तब ये लागू हो पाएगी। जैसे बोला गया तो हाँ हो जाएगा बोल रहे हैं, बस जितने बार आने से भी बस होगा बोल के आश्वासन ही दे रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। मेरे परिवार में अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है किडनी से। मेरे पिताजी का हो चुका है और ऐसे होकर टोटल मेरे परिवार में 10 लोगों का हो गया है। वर्तमान में मेरे बड़े भैया और मेरा छोटा भाई एम्स हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष चल रहा है और हमारी आर्थिक स्थिति ऐसे खराब हो गई कि अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। क्यों मेरी गाड़ी बिक गई है, ट्रैक्टर बिक गया है, स्कॉर्पियो बिक गया है, मोटरसाइकिल बेच के अभी 2 महीना पहले मैं एम्स हॉस्पिटल भेजा हूँ। गरियाबंद जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने कार्यकर्ताओं व आमजनों से सर्किट हाउस में मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मुलाकात के बाद जिला मुख्यालय के संयुक्त कलेक्टर भवन में सभी विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी विभागों से कई सारे विषयों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक की समाप्ति के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे हसदेव अरण्य मामले में सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि यदि टीएस बाबा चाहें तो पेड़ क्या एक डंगाल भी नहीं काटी जाएगी, जिस पर चुटकी लेते हुए टीएस बाबा ने कहा कि प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है, सवाल वहां की जनता का है। मेरी क्या राय है एक पृथक चीज है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ न काटने की भी हो सकती है। प्रश्न मेरी बातों का नहीं होना चाहिए, जनता जो चाहती है वही होना चाहिए। प्रश्न मेरे चाहने का नहीं है, मैंने हमेशा यही पहल की है और कल भी मैं गया था तो मैंने वहाँ सार्वजनिक तौर पे भी यही कहा था कि मेरी क्या राय है ये पृथक चीज़ है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ ना कटने की भी हो सकती है, लेकिन अगर जिनकी ज़मीन जा रही है और वो गांव वाले चाहें कि नहीं यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ खदान आए, तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। तो प्रश्न मेरी बात का नहीं होना चाहिए, गांव वाले जो चाहते हैं बात वो होनी चाहिए। बेमेतरा जिला की प्रभारी सचिव रीता शांडिल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक लेकर शासन की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। मुख्यमंत्री के बेमेतरा जिले के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीमार्ट गढ़कलेवा का निरीक्षण कर महिला समूह द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट खरीदा। इस दौरान कलेक्टर विलास संदीपान भोसकर, पुलिस अधीक्षक जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, जिला स्तर के अधिकारी मौजूद थे। शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी व वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में महापौर व अध्यक्ष मौजूद रहे। शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी व वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महापौर हेमा देशमुख ने शामिल होकर महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि हम पर्यावरण को कैसे बचाएं, साथ ही पशु पक्षियों को कैसे बचाया जाए, इस पर जानकारी भी दी। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए पानी को कैसे सुरक्षित करें और प्लास्टिक को कैसे हटाना है। इस कार्यक्रम में प्रतिभावान खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया था, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
और कहा कि बड़े गर्व की बात है कि राजनांदगांव संस्कारधानी के बच्चों को हमेशा सम्मान मिलता है। आज कमला देवी राठी कॉलेज पे एक पर्यावरण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, साथ ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान का भी कार्यक्रम किया था। पर्यावरण को सुरक्षित कैसे करना है, इसके लिए हमारे बीच हमारे ब्रिगेडियर विनोद ठाकर जी भी साथ भी थे। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, किस तरह से हम पशुओं को या जानवरों को कैसे सुरक्षित रख सकें, इस पर भी उन्होंने परिचर्चा में बताया। साथ ही यहाँ पे पर्यावरण के संबंध पे, जैसे कि पेड़ को कैसे बचाना है, पानी को कैसे सुरक्षित रखना है, साथ ही प्लास्टिक को कैसे हटाना है, इस पर परिचर्चा हुई। और यहाँ पे उपस्थित यहाँ पे प्रतिभावान खिलाड़ी, कोई गोल्ड मेडल लेके आए नेशनल लेवल पर, कोई कांसे लेके आए, उनको सम्मान किया गया है। तो बड़े गर्व की बात है कि हमारे राजनांदगांव संस्कारधानी के बच्चे, जिनको हमेशा सम्मान मिलता है और एक खेलों में आगे बढ़ते जाते हैं, ऐसे प्रतिभावान छात्रों का आज सम्मान करने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं पूरे कमला कॉलेज की टीम को साधुवाद करना चाहती हूँ। कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय की छात्राओं का कहना है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने और बेहतर बनाने की दिशा में हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला या नुकसान करने वाला चीज़ों को इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। मोटरसाइकिल कार का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करें। पर्यावरण को प्रदूषित होने से हमें बचाना है। पेड़ बचेंगे तो ही जीवन बचेगा। छात्राओं का कहना है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिना काम के मोटरसाइकिल या वायु प्रदूषित करने वाले संसाधनों का उपयोग ना करें। साइकिल का भी उपयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण तो प्रदूषित होने से बचेगा, बल्कि शारीरिक फिटनेस भी बनी रहेगी। विश्व साइकिल दिवस था, वो साइकिल चलाने से हम लोगों को पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण होने से बचता है, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी से बहुत प्रदूषित हवाएं और वायु प्रदूषण भी होता है। साइकिल चलाने से हम लोग का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और पेट्रोल का भी बचत होता है, स्वास्थ्य सभी का अच्छे से बचाव हो जाता है। तो मैम उसी चीज़ के बारे में हम लोग को बताई है, पेड़ पौधे लगाने हैं। और मैम ये भी बोलिए कि कॉलेज आ रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन साइकिल से ही आना है, चाहे आपके पास कितना भी गाड़ी हो, एक दिन कम से कम साइकिल में आना है करके। कोरबा में सालों से बदहाली का दंश झेल रहे अशोक वाटिका की तस्वीर बदलने वाली है। शहर के हृदय स्थल पर करीब 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली वाटिका को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया जाएगा। करीब 10 करोड़ की लागत से बनने वाले भव्य ऑक्सीजोन में पर्यटन, मनोरंजन, खेलकूद समेत अन्य सुविधाएं रहेंगी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अशोक वाटिका के विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया। मंत्री जयसिंह ने कहा कि ये जिले वासियों के लिए ऐतिहासिक सौगात है। देखिए 9 करोड़ 49 लाख रुपए का अभी ऑर्डर जारी हुआ है इसमें, और अभी तेज़ी के साथ इसका काम शुरू होगा और जनता को पूरा लाभ मिलेगा। अभी सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करते हैं, और इसके बनने के बाद हजारों की संख्या में लोग इसका लाभ लेंगे। नहीं, अभी रिजॉर्ट्स के बारे में नहीं है, इसको पहले विकसित किया जाएगा और उसके बाद आगे की प्लानिंग जो भी होगी आप लोगों को बताई जाएगी। समय सीमा क्या निर्धारित की गई इसकी? देखिए समय सीमा ऐसा है कि अभी बारिश शुरू होने जा रही है, आपको मालूम है, और अभी इसका काम शुरू हो रहा है, तो समय किसी भी निर्माण और विकास कार्य में लगता है और मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल में ये पूर्ण होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। गरियाबंद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने बाइक रैली निकालकर जा रहे ब्रह्म कुमारी संस्था के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। रैली नेशनल हाईवे 130C में गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक से देवभोग ब्लॉक की ओर आ रही थी। इसी बीच इंदागांव धुरवागुड़ी के बीच विपरीत दिशा से आ रहे पिकअप वाहन ने रैली में शामिल 4 बाइक को अपने चपेट में ले लिया। हादसे में इलाज के दरमियान 2 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से पिकअप वाहन चालक फरार हो गया। इंदागांव थाने में मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। एक सूचना इंदागांव धुरवागुड़ी के बीच में आ रही है कि एक्सीडेंट हुआ है। मौके पे पुलिस पहुंची, घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मैनपुर अस्पताल भेजा गया है। उसमें एक सूचना ऐसी आई है कि एक घायल की मृत्यु हुई है। ड्राइवर अपना पिकअप अभी वहीं छोड़ के भाग गया, उसका हम लोग पता चल है। पिकअप देवभोग से गरियाबंद की ओर जा रही थी, उधर से मोटरसाइकिल सवारी आ रही थी। बीजेपी प्रेस वार्ता हसदेव अभ्यारण्य के मामले में आज पूरे देश में आक्रोश है। प्रदेश सरकार को पर्यावरण विरोधी बताया जा रहा है। केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी, कमल भान सिंह जी, रामसेवक पैकरा जी, विकास मरकाम जी, हम सब लोग और सरगुजा के सभी नेता वहां स्पॉट पर गए थे। हम वनवासियों से मिले, आदिवासियों से मिले, प्रभावित लोगों से मिले, आंदोलनकारियों से मिले, आंदोलन स्थल पर गए, जहां पर पेड़ काटे जा रहे वहां पर हम गए। हमने माइंस देखी,
ये सब जो परिस्थितियां हैं ये छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने वाली पूरी योजना है। और इस हसदेव अरण्य को आज अगर आपकी जानकारी में हो तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण और हर सच के साथ। नमस्कार।